अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महताब अज़ीज़ और आज हम दो ही मौज़ूआत से मुताल्लिक़ बात करेंगे। पहला मौज़ू मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ है, जहां आज गज़ा और इज़राइल के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात कतर में जारी हैं, लेकिन हमास इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं है। इसके हवाले से देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमास शिरकत नहीं कर रही और इज़राइल वहाँ पहुँचा है। और दूसरी जो ख़बर है वो हिंदुस्तान से है कि बीजेपी को हालिया इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी में असर नहीं आई और उसके बाद पहली बार रियासती इंतखाबात अनाउंस किए गए हैं। और ये रियासती इंतखाबात दिल्ली की पड़ोसी रियासत हरियाणा में और मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हो रहे हैं। तो इस हवाले से तज्ज़िया करेंगे कि इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल सकता है। आइए शुरू करते हैं। हमास और इसराइल की जंग को 300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौका पर इस वक्त कतर में एक जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में इसराइल और अमेरिका शरीक हैं, दूसरी तरफ से अरब ममालिक में से कतर और मिस्र शरीक हैं। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि हमास ने इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की और जो शहीद इस्माइल हानिया की जगह हमास की सरबराही के मनसब पर फाइज होने वाले या संवार ने जो पैगाम भेजा था अरब साल्सों यानी कतर और मिस्र के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल अगर मुज़ाकरात में वाक़ई संजीदा है तो उसे संजीदगी का इज़हार करने के लिए हर तरह की फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी, फिर ही हमास इसमें शिरकत करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर इज़राइल इस तरह के जब मुज़ाकरात कर रहा है तो वो तवज्जो हटाना चाह रहा होता है जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा होता है गज़ा के अंदर। तो पहले भी बहुत सारे इस तरह के मुज़ाकरात हो चुके हैं और मज़ीद हमारे पास जो है वक़्त नहीं है कि ऐसे जगह पे ऐसे मुज़ाकरात में बैठ के इसको जो ज़ाया किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और जो इज़राइल है वो पुरुम्मीद हैं कि इसमें कोई राह निकल सकती है जंगबंदी की। और अरब सालस भी इसके ऊपर ख़ासे मुतमईन नज़र आते हैं। उनका भी कहना है कि ये इन मुज़ाकरात के नतीजे में जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो सकती है। तो हमास ने शिरकत क्यों नहीं की? ये एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि हमास जो है वो इन मुज़ाकरात इससे पहले जितने भी मुज़ाकरात के दौर हुए थे मिस्र के अंदर और कतर के अंदर, उसमें हमास शरीक होती रही है। लेकिन इस दफ़ा शिरकत क्यों नहीं की? इस चीज़ को समझने के लिए हम 2 मज़ामीन को देखते हैं। एक मज़मून है जो न्यूयॉर्क टाइम में शाया हुआ है और इस मज़मून को जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक टीम है पूरी, उसने तश्कील दिया है। और जो कौमी सलामती के इदारे हैं अमेरिका के, उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो इज़राइल और हमास की जंग के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनकी मदद से इस मज़मून को इस्टेब्लिश किया गया है। और ये बड़ा दिलचस्प मज़मून है। इसके कुछ मंदरजात को देखते हैं, हमें ख़ासी बात समझ आ जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम के इस मज़मून को देखें तो इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी सुर्खी है कि गज़ा में इज़राइली फ़ौज की बस हो चुकी है कि इज़राइल हमास को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, और फिर इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है मौजूदा हुकूमत अमेरिका की, वो जंग बंदी के लिए फ़रीक़ैन के ऊपर ज़ोर डाल रही है और वो कोशिश कर रही है कि इस जंग का ख़ात्मा हो जाए। और दिलचस्प चीज़ ये है कि इसमें जुमला इस्तेमाल किया है कि इज़राइली फ़ौज को गज़ा की पट्टी से निजात मिले, यानी कि उसे राहत मिले और वो इससे निकलने में कामयाब हो जाए। ये बड़ा दिलचस्प जुमला है इस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट में मज़ीद जो है इसकी डिटेल्स में अगर जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने वाज़े किया है कि गज़ा में जो कामयाबियों के इज़राइली दावे हैं वो अमरीकी जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी नज़र में भी वो मुबालगा हैं। और इज़राइली बमबारी से अब तक जो है वो 40,000 के करीब लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और उनमें अक्सरियत जो है वो सिविलियंस की है। और उन्होंने कहा है कि उसमें भी 2 तिहाई से ज़्यादा तो औरतें और बच्चे हैं जिनके की बात कर रहा है कि इज़राइल कह रहा है कि उसने 15,000 से ज़्यादा जंगजू मारे हैं हमास के वहाँ पे। तो उसको उन्होंने कहा कि 40,000 लोग मरे हैं जिसमें से 2 तिहाई तो जो है वो हैं औरतें और बच्चे और बाकी जो हैं उसमें अक्सरियत सिविलियंस की है। तो ये दावा कतई बेबुनियाद है जो इज़राइल ने अब तक किया है। अच्छा, दिलचस्प चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इज़राइल के जो हुकाम हैं वो भी और अमरीकी हुकाम दोनों की ये अब मुत्तफ़िका राय बन चुकी है कि गज़ा के मसले का
कोई भी फौजी हल नहीं निकल सकता। यानी कि जो दावे इज़राइल के थे कि वो हमास को ख़त्म करेगा और उसे इज़राइल का हिस्सा बना लेगा, अब ये सूरत हाल मुमकिन नहीं है। इसमें जो इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम ने कोट किया है, अमरीकी सेंटकॉम के साबिक सरबराह जो हैं जनरल जोसेफ वॉटल, उनको कोट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि इज़राइल की अब तक की जो कामयाबी है, जो इज़राइल दावे करता है उसके बरक्स जो हकीकी कामयाबी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाए तो सिर्फ इतनी बात कही जा सकती है कि हमास से इस वक्त जो इज़राइल को ख़तरा है वो कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है बनिस्बत जो 7 अक्टूबर से पहले का वक्त था, उसमें ख़तरा कुछ ज़्यादा था, अब थोड़ा सा उसकी निस्बतन कम हो गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में आगे फिर अमरीकी हुकाम को कोट करते हुए लिखा गया है कि हमास की जो सुरंगों का नेटवर्क था वो बहुत वसी और इतना मुनज़्ज़म था कि जिसकी इजराइल ने तवक्को ही नहीं की थी। मतलब उसकी जो असेसमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा वो वसी भी था और कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म नेटवर्क भी था। और फिर ये हुआ कि इजराइल के साथ जो है वो मुसलसल झड़पें हमास के गोरीलों की जारी हैं, और साथ साथ जो सुरंगों को नुकसान पहुंचता है वो उसकी तामीर नो भी कर रहे हैं और उसको भी रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि तकरीबन जो है वो अभी तक सिर्फ 20% के करीब अगर स्ट्रक्चर जो है ना वो माना जा सकता है कि वो तबाह हुआ है, बाकी या तो सिरे से तबाही नहीं हुआ या उसको दोबारा उन्होंने रिपेयर कर लिया है। ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट में जो सबसे दिलचस्प जुमला है वो ये है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया अब इस राय पे तकरीबन मुत्तफिक हो चुकी है कि जंग बंदी के लिए अब इज़राइल को हमास को कोई ज़मानत देनी होगी। और उस पे अखबार ने लिखा है कि बहुत सारे लोगों की राय ये है कि शायद हमास एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत से कम पे राज़ी नहीं होगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जिसको बयान किया है न्यूयॉर्क टाइम की इस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ इसराइल का एक अखबार है इब्रानी ज़ुबान का मारव। इसमें रिटायर्ड इजरायली जर्नल हैं और इसराइल के बड़े नामवर जो अस्करी दानिश्वर माने जाते हैं, आइजक बर्ग, इन्होंने एक मजमून लिखा है और इसका उन्वान इन्होंने दिया है कि क्या हम वाकई हमास को शिकस्त दे सकते थे। और इसमें इन्होंने लिखा कि इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू, वो उसने जो गैर इरादी तौर पे जंग जारी रखी हुई है, उसका ये इरादा नहीं है लेकिन जो जंग जारी रखी हुई है उसने, वो ये जंग हमास और जो हिजबुल्लाह का फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और उसने कहा कि इस जंग से हमास का खात्मा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस जंग से ऐसा मुमकिन है कि कहीं इसराइल का खात्मा ना हो जाए। और ये भी बड़ा दिलचस्प मजमून है कि आगे इसमें लिखा है कि इस जंग के दौरान जो है जनरल रिटायर्ड आइजक बर्ग, रिटायर्ड जनरल जो हैं इसराइल के, वो कहते हैं कि मैंने इस जंग के दौरान अब तक 6 बार वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह इस हकीकत को बावर करते हैं कि हमास को मुकम्मल तौर पे कुचल डालने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, और इसके बावजूद वो ये जंग जारी रखे हुए हैं। उसने लिखा कि नेतन्याहू का इस अमर जो है इस जंग को जारी रखने के इसकी वजह यह है कि वो इंतहाई दाएं बाजू के जो इज़राइल के वोटर हैं, सख्त गिर जो यहूदी वोटर है, उसको वो लुभाने का काम कर रहे हैं। और ये वोटर वो है जो हमास के मुकम्मल खात्मे के ख्वाब देखता है, ये जनरल आइजक बर्ग ने लिखा है। तो उनको लुभाने के लिए ये इन्होंने जंग जारी रखी हुई है, वरना हकीकत में इसका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है कि हमास ख़त्म हो सकती है। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का भी मसला ये है कि वो अपने वोटर्स को इससे राज़ी रखना चाह रहे हैं और ये उनका ज़ाती मफाद है और वो इक़्तिदार में रहने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसका इज़राइल की कौमी सलामती या जो इनके कौमी मफादात हैं इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़ाती मफादात की जंग अब बन चुकी है। ये जनरल बर्ग ने एक और बात लिखी इसमें कि इस जंग ये जिस मरहले पे पहुंच चुकी है, इसमें ये अगर मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है, ये आगे बढ़ती है, तो ये ख़तरा पैदा हो चुका है कि इसकी वजह से जो इज़राइल की मौजूदा जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर जो है इज़राइल को कुछ इलाका खोना पड़ जाए, उस रियासत की जो इज़राइल है वो कायम ना रह सके इस पूरी बाउंड्री की, यानी कि उसको महदूद होना पड़ेगा कुछ इलाकों से। मतलब वो मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मगरबी किनारे से, गज़ा से और इसी तरह जो दूसरे इलाके हैं, मतलब 1967 की जंग में भी जिन इलाकों पे कब्जा किया था उससे भी अब दस्तबरदार होना पड़ेगा इज़राइल को, ये इनके कहने का एक मतलब हो सकता है। और
फिर आगे जो है इन्होंने इस जंग के अंदर जो नुकसानात हुए हैं इसराइल को, उसके बारे में इन्होंने बात की है और 4 इन्होंने नुकात बयान किए हैं। और उन्होंने कहा है कि सबसे पहला जो इस जंग का नुकसान ये हुआ है कि इस जंग की वजह से 1 साल हो गया और इसमें बार-बार रिज़र्व फ़ौजियों को बुलाया जा रहा है। हमारे नाज़रीन और सामाईन जानते होंगे कि इज़राइल के अंदर जो रिज़र्व फ़ौज होती है, उसकी बड़ी अहमियत है कि हर इज़राइली नौजवान को उम्र के एक हिस्से में 2 साल के लिए फ़ौज के अंदर जाना पड़ता है और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी रिज़र्व फ़ौजी की हैसियत से करता है। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंजीनियर है, तो वो एक्टिव उसकी उम्र के हिसाब से उसके कुछ रोल्स दिए जाते हैं कि कहाँ-कहाँ उसे बुलाया जाएगा, कहाँ महाज़ के ऊपर वो काम कर सकता है, किस उम्र तक और किस उम्र तक नहीं हो सकता। लेकिन रिज़र्व फ़ौज का वो हिस्सा होता है। तो यहाँ पे उसकी निशानदेही ये कर रहे हैं जनरल बर्ग कि ये फ़ौजियों को बार-बार बुलाया जा रहा है, उसकी वजह से उनका करियर जो है वो मुतासिर हो रहा है, उनके काम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये ख़तरा पैदा हो गया है कि अगर ये जंग मज़ीद तवालत इख्तियार करती है, तो ये जो रिज़र्व फ़ौज है, इसकी ये स्ट्रैटेजी नाकाम हो सकती है। कि लोग आने से इनकार कर दें और महाज़ पे जाने से ख़ुसूसन इनकार कर दें, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोग जो है वो प्रैक्टिस में नहीं होते। उसने 2 साल की सर्विस की थी, उसके बाद वो तो फ़ौज से निकल गया। अब वो एक डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसको बुलाया जा रहा है और ज़रूरत के तहत उसको महाज़ पे भी भेजा जा रहा है, किसी को ड्राइविंग के ऊपर लगाया जा रहा है। ये कई एक मज़ामीन इस किस्म के जो इज़राइली अख़बारात हैं, उनके अंदर भी छपे हैं और मग़रबी मीडिया के अंदर भी इस किस्म के मज़ामीन आते रहे हैं कि जिनमें ये बात बयान की गई है कि ये एक मुश्किल टास्क है लोगों के लिए कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आई स्पेशलिस्ट है, लेकिन फ़ौज के अंदर जो है उसको की ज़रूरत वहाँ नहीं है। उसको आई स्पेशलिस्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा, बल्कि उसको जो है वो मोर्चा खोदने का काम वहाँ पे करना पड़ रहा है। चूँकि बीइंग ऑफ़िसर तो वो शामिल नहीं होगा, वो शामिल जो है वो एज़ ए स्पाई की हैसियत से होगा। तो वहाँ इस किस्म के काम उन्हें करने पड़ते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि पहला नुकसान ये हुआ है कि रिज़र्व फ़ौज जो है वो इसकी जो ये स्ट्रैटेजी थी, ये इस जंग की वजह से कहीं मुकम्मल तौर पे नाकाम ना हो जाए कि लोग फ़ौज में जाना छोड़ दें या फ़ौज के लिए जब उन्हें रिज़र्व के तौर पे बुलाया जाए तो वो आना ही छोड़ दें, वो आने से इनकार कर दें। और दूसरा नुकसान उसने ये कहा है कि मईशत की तबाही हो गई है इस जंग से। कि इज़राइल जो है वो तारीख के बदतरीन खसारे का शिकार है और ये उसने कहा है कि मुकम्मल क्लैप्स जो है ना मईशत कर सकती है, अगरचे कि उसे बहुत सारी बैरूनी फंडिंग मिल रही है, बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल मईशत का एक जो बूम था इज़राइल का वो ख़त्म हो गया है और वहाँ पे अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बड़ी आसमानों पे पहुँच चुकी हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी जो है वो हौसी बागियों की तरफ से खुसूसन जो शिपिंग कंपनीज़ थी उसके ऊपर जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है, तो उसको यूरोप पे भी असरात पड़े हैं, लेकिन खुसूसन इज़राइल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं और वो चीज़ें जो उन्हें फ्रेश प्रोड्यूस मिलती थी मिडल ईस्ट से और एशिया से, वो उनकी बंद हो चुकी हैं और यूरोप से वो महंगे दामों खरीदने पे मजबूर हैं इस वक्त। तो ये मईशत की एक बड़ी तबाही है और लोगों के लिए भी ये एक बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है इज़राइल के अंदर। अच्छा, तीसरा जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि तीसरा नुकसान ये हुआ है कि इज़राइल जो है वो जारी जंग की वजह से आलमी तौर पे एक तनहा रियासत बन गया है। उसने कहा कि जैसा हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जो है उसके खिलाफ गया, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनके मुज़ाहरे हुए, पूरे यूरोप के अंदर स्टूडेंट्स के मुज़ाहरे हुए। अरब ममालिक के अंदर जो कोई थोड़ी बहुत इज़राइल के हवाले से कोई नरम गोशा था, तो वो भी चंद एक एजेंटों के अलावा कहीं बाकी नहीं रह गया और पूरी दुनिया के जो हकीकत पसंद और इंसानियत दोस्त लोग थे, वो इज़राइल को एक जारे रियासत जो है अब वो तस्लीम करना शुरू हो गए हैं और इसी चीज़ की निशानदेही जनरल आइज़कबर्ग ने की है यहाँ पे कि ये बहुत बड़ा नुकसान है कि इज़राइल तनहा हो चुका है। इज़राइली शहरी जो हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं, इंडिविजुअली भी और इज़राइल के बहैसियत रियासत भी जो ताल्लुकात थे, वो अब बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो चुके हैं। और उसने कहा कि चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस जंग की वजह से जो एक कौमी इत्तेहाद था इसराइल का, वो बड़ा इससे शेक हुआ है, वो हिल के रह गया है। देखिए, ये मसला दोनों तरफ से है। इज़राइल के इस वक्त जनूब की तरफ जो सरहद मिलती थी मिस्र के साथ और गज़ा के साथ, वहाँ से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इज़राइल की डिस्प्लेस होके अंदरून की तरफ गई है और जो उसकी शमाल का हिस्सा था, जो लबनान के साथ मिलता था, वहाँ से लोगों ने किया और फिर जोलान हाइट्स के करीब के जितनी आबादियाँ थी, वो सारी खाली हो गई हैं। तो ये जाके दूसरे इलाकों में
रह रहे हैं पनागज़ीनों की हैसियत से, वहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोगों के आपस में जो है वो कई एक क्लैशेज़ जो है हो चुके हैं, मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसी चीज़ की उसने निशानदेही की है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो हो गया है। चूँकि ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये सालों और महीनों की बातें हैं। फिर उसकी वजह से जब लोग एक जगह पे जमा हो रहे हैं, उनके रिसोर्सेज उन्हें नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो लोड पड़ गया है, मार्केटों के अंदर चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से एक जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। और ये जनरल आइज़ेकबर्ग ने ये कहा है कि ऐसा कई बार महसूस होता है कि इज़राइल के अंदर ये चीज़ अगर ज़्यादा तवील अरसे तक जारी रही तो एक खाना जंगी की, अंदरूनी खाना जंगी की कैफियत हो जाएगी। इज़राइलियों के दरमियान ये कोई मतलब हमास या फ़लस्तीन वाले हमला नहीं करेंगे, बल्कि इज़राइली आपस में भिड़ जाएंगे और वहाँ पे एक खाना जंगी की कैफियत पैदा हो सकती है। ये बात जनरल आइज़ेकबर्ग ने अपने मज़मून में लिखी है। तो ये वो हालात हैं जिसके अंदर अब प्रेशर जो है, जो जंग का था, ठीक है, नुकसानात अपनी जगह पे, शहादतें अपनी जगह पे और वहाँ के मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन इज़राइल जो है वो किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है। यही वजह है कि हमें आज कतर के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ इज़राइल का वफ़द जो है वो गैर मशरूत तौर पे शरीक है उन मुज़ाकरात के अंदर। लेकिन हमास पेशगी शराइत आयद कर दिए हैं हमास ने, और हमास की जो लीडरशिप है वो ये समझ रही है कि अब तक जो है इज़राइल कहाँ तक पहुँच चुका है। चूँकि हमास के लिए पहले भी जो थे वो आसान नहीं थे। ये बात समझने की है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमास जो है उसने मसाइब पैदा किए हैं, लेकिन उन्हें शायद ये बावर नहीं है कि ये जो गज़ा की पट्टी है इसे ओपन प्रिजन कहा जाता था, ये खुली जेल थी। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो लोगों को सुरंगों के ज़रिए स्मगल होके लाई जाती थी। यहाँ खाने के लिए और बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हत्ता कि पानी भी मैसर नहीं था। ये इस किस्म के हालात में वो लोग पहले से रह रहे थे। तो इस जंग में उनके लिए ज़रा जो है ना वो मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन ये है कि वो बहरहाल बहुत सारी मुश्किलात के वो आदी थे। वहाँ पे दवाइयों का ना मिलना, वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनका प्रॉपर इलाज ना हो सकना, खुराक की कमी, ये सारी चीज़ें उनके लिए नई नहीं थी। लेकिन इज़राइल के अंदर जो सूरत हाल है ये 180 डिग्री चेंज हुई है। इज़राइल के लोग इसके कभी भी आदी नहीं थे और वहाँ पे उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा मसला है जो इस वक्त सामने आया है। इसके बाद हम दूसरी खबर देखते हैं जी। हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का अनाउंस हुआ है 2 रियासतों में, एक है मकबूजा जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। ये दोनों इलेक्शन बड़े अहम हैं और ख़ुसूसन इस हवाले से बड़े अहम हैं कि इसमें बीजेपी की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसका नक्शा खासा वाज़ेह होता नज़र आएगा। आप देखते हैं कि पहले जो है वो बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था मोदी साहब ने, लेकिन जब अमलान रिज़ल्ट आए तो वो 300 के भी आर रह गए, बल्कि वो सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सके। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाई है छोटी पार्टियों को साथ मिला के, लेकिन बीजेपी के नाकाबिल शिकस्त होने का जो एक तासुर था वो ख़त्म हो गया। और इस तासुर के ख़ात्मे के बाद ये पहले इंतखाबात हैं जो होने जा रहे हैं। इसके लिए वोटिंग जो है वो होगी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में होगी, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही पूरी रियासत में वोटिंग होगी। तो दोनों की जो गिनती है वो 14 अक्टूबर को होगी और इसी रोज़ रिज़ल्ट जो है वो सुना दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पे इंतखाबात हो रहे हैं और ये पहले इंतखाबात हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इसकी आइनी हैसियत जो थी, ख़ुसूसी आइनी हैसियत उसके ख़ात्मे के बाद हो रहे हैं। 2014 में आखिरी इलेक्शन हुए थे जिसमें कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत नहीं ले सकती थी। इन इंतखाबात के अंदर जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी पीडीपी, उसने सबसे ज़्यादा 28 नशिस्तें ली थी। बीजेपी 25 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12 नशिस्तें जीती थी। और यहाँ पे हुकूमत बनाई थी, महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला बनी थी और पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी थी और फिर महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया था। और फिर इसी गवर्नर राज के दौरान इस रियासत का जो स्टेट हुड था वही ख़त्म कर दिया गया। रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उस वक्त के बाद अभी तक वहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए। अब जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन हुए थे तो उसमें बीजेपी ने मकबूजा वादी के अंदर कोई कैंडिडेट अपना खड़ा नहीं किया था।
जम्मू के अंदर उनके कैंडिडेट कुछ जीते थे, लेकिन मकबूजा वादी के अंदर नहीं हुआ। इंजीनियर रशीद साहब वहाँ से जीत गए थे, जो हिंदुस्तान के सख्त नाक़िद हैं और जिसे कश्मीर के अंदर जो है वो एक तवाना आवाज़ समझा जाता है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, वो जीते हैं। इसी तरह लद्दाख में भी बीजेपी के वो कैंडिडेट हार गए इस दफ़ा बुरे तरीके से, जिन्होंने उस वक्त बड़ा सराहा था इसकी स्टेटहुड को ख़त्म करने में और ख़ुसूसी आइनी हैसियत को ख़त्म करने के हवाले से बड़ी तकरीरें की थी और कहा था कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हें भी बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। तो इस दफ़ा उसके बाद ये पहले इंतखाबात हैं, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा आएगा। और दूसरी तरफ जो है ये हरियाणा के इंतखाबात हैं। हरियाणा दिल्ली के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई रियासत है। हरियाणा में 2019 में आखिरी रियासती इंतखाबात हुए थे, इसमें भी कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी। कुल 90 नशिस्तों पर इंतखाबात थे, बीजेपी को 40 मिली थी, कांग्रेस को 31 और जननायक जनता पार्टी जेजेपी को 10, आज़ाद जो है 5 जीते थे। यहाँ पे इंडियन नेशनल लोक दल इनको और हरियाणा जनता कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को एक एक सीट यहाँ से मिली थी। उस वक्त बीजेपी ने इत्तेहाद किया था और वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की क़यादत में यहाँ हुकूमत बनी थी। 2019 के इंतखाबात में अगर देखा जाए तो लोकसभा की यहाँ से 10 नशिस्तें बीजेपी ने जीती थी और इस दफ़ा जब 2024 में हुए इंतखाबात तो यहाँ पे सिर्फ 5 नशिस्तें जीत सकी है, यानी 50% जो है वो नशिस्तें बीजेपी इस दफ़ा खो चुकी है लोकसभा के हवाले से। और यहाँ पे इनके जो इत्तेहादी थे उनके दरमियान में दरार पड़ चुकी है, तो यहाँ का नताइज भी अब देखने वाले होंगे। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे अच्छा टक्कर देगी और शायद बीजेपी इस दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हो जाएगी और उसकी शिकस्त का तासुर जो है वो मज़ीद गहरा होता चला जाएगा। तो ये आज की 2 खबरें थी। इसके हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप किन मौज़ूआत को सुनना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ अछूते मौज़ूआत के ऊपर बात करें, जिस पे अमूमन पाकिस्तानी मीडिया में बात नहीं होती। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।